रिजर्व भी हम लोग कर चुके थे। रिजर्व एक जो है स्टॉक का एक हिस्सा ही होता है। रिजर्व जो होता है वो स्टॉक का अपना एक हिस्सा होता है, जो कि क्या होता है, सबसेट होता है। दिस इज अ सबसेट ऑफ द स्टॉक, ठीक है, विच आर येट टू बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। These can be used for the meeting future requirement. एग्जाम्पल, ये रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग द, ये हमने बता दिया था, ये सब चीज हो चुकी थी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉब्लम्स में और क्रिएटेड में गैप नहीं है, तो इसमें गैप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अरे लाइन खींच दी सर, सबसे बढ़िया। प्रॉब्लम्स created by indiscriminate use of resources used, अब उसमें क्या है, पहला है रिसोर्सेस यूज बाय मैन। इनडिस्क्रिमिनेट यूज जो हम लोग करते हैं बिना सोचे समझे, जो यूज करते हैं किसका, प्रॉब्लम्स जो जिसकी वजह से क्रिएट होती है रिसोर्सेस का यूज करके, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे हैं, कौन कौन से यूज से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, हम देखते हैं क्या करें। मेनी रिसोर्स गेट डिप्लेटेड। अरे डिप्लेशन का मतलब जानते हो आप लोग? जी सर, जी सर, ठीक है, बताए सर। क्या सर होता है? घट गए, हाँ, डिप्लेशन हो गया। मेनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लेटेड लाइक फॉरेस्ट। हम लोग रिसोर्स के लिए अपने कुर्सी टेबल और सोफा बनाने के चक्कर में हम लोगों ने जंगल काट दिए, ठीक है। इंडस्ट्री खड़ा करने के चक्कर में हमने जंगल काट दिए। रिसोर्स गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल। ये तो बड़ी समस्या हो गई कि कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा रिसोर्स है। एंड द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। रिच और पुअर में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया, जिसके पास ज्यादा रिसोर्स है वो रिच हो गया, जिसके पास कम रिसोर्स है वो पुअर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल एंड द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। अगला है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स। बहुत भयंकर भयंकर प्रॉब्लम्स हैं ये जो एक लाइन में लिखा है, बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स हैं ये तीन। पहला ग्लोबल वार्मिंग, पता है क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है क्या होता है? तो यस सर। यस सर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्लोब का है वो टेम्परेचर बढ़ता है। अब उसकी वजह से तबाही मच सकती है आने वाले समय में, मतलब बहुत दिन के बाद, ठीक है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, पता है आप लोगों को? क्या सर? ओजोन जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर में हम लोग के, जी सर, पता है सर। कहाँ सर होती? पता है, ग्लोबल वार्मिंग की हाँ वजह सर। से होता सर। ओजोन लेयर डिप्लेशन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। नहीं सर, हाँ सर, सर एसी की हवा और सर सब टेम्परेचर बढ़ बहुत जाता है जाती है सर। सर जब जब अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सर उसमें सर छेद होने लगते हैं। अरे बाबा, और कोई सर बताएगा? मैं बताऊं? अरे सर एसी की वजह से, एसी हाँ एसी। हाँ ठीक है, एसी समझ गए, एसी की वजह से। सर और मैं कोई? बताऊं? हाँ सर मैं सर हाँ, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इससे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। कैसे, कौन सी एक होती है, क्या होता है ग्रीन हाउस गैस? सर जो जो सन जो की अर्थ का टेम्परेचर सर राइज हीट को कर ट्रैप कर देती लेती है जो हैं? गैस है। सर, हीट ट्रैप कर लेती है वहीं हाँ पे वो, सर, जिसकी वजह और से टेम्परेचर राइज के टेम्परेचर लिए बढ़ता है सर। रिस्पॉन्सिबल हाँ होता सर। नहीं समझ में आ रहा है हमको। सर जैसे CO2 है सर, वो ग्रीन हाउस गैस है सर, वो सन की हीट को ट्रैप कर ली, मतलब कि सर उसको जाने नहीं देगी वापस। कौन सी तो रेज सर को, कौन सी रेज को? सन UV की रेज। अरे हीट को सन, सन की। सन की पूरी रेज को, मतलब कोई भी पार्ट, ऐसा नहीं है इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट क्या, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं सर सर, अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेड्स को, उसकी वजह से सर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सर उसको वापस छोड़ेगी नहीं, तो सर उसकी वजह जो हीट अरे वो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हम ओजोन लेयर सर डिप्लेशन वही पूछ रहे हैं। गैसेस तो हेल्प करती हैं हाँ सर। सर, उसकी वजह से सर वो ओजोन के नीचे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, फिर सर उसमें छेद होंगे। उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये हो जाएगा, टेम्परेचर और सर ज्यादा हीट बढ़ बढ़ जाएगा, जाएगी सर, प्रोटेक्शन अपन हट पानी जाएगा हो जाएंगे। सर। सर हाँ सर बताओ। मैं बोलूं सर?
हाँ तुम्हें ही हम पूछने वाले थे बस, बताओ। हाँ सर, सर उससे सर अगर सर ये बताना कि मतलब ओजोन लेयर क्या होती, क्या अगर वो डिप्लीट हो गई तो उससे ओजोन, इसके हाँ इफेक्ट क्या होंगे? ओजोन लेयर से होता क्या, पहले तो ये बताओ ओजोन लेयर है क्या, ठीक सर है। वो हाँ सर बताओ। ओजोन लेयर सर जो है वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को सर एब्जॉर्ब कर लेती। लॉक। वाह कह रहे, यही सही है, वाह। यस सर, यप सर। हाँ सर, ये सही बात है। अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं वो हमारे लिए हानिकारक हैं बहुत ज्यादा, उसको ओजोन लेयर रोकती है, पहला काम उसका ये है। उस ओजोन लेयर का काम ये था कि वो रोके उसको, वो नहीं आने देती है, सीधी सी बात। अब बताओ आगे का, ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे होता है। सर ओजोन लेयर सर जो सर ग्रीन हाउस गैसेस होती जैसे सर CO2, तो हाँ। सन से आने वाली सर इंफ्रारेड, सर जैसे इंफ्रारेड रेज होती ना जो सन से आती, हम्म। उनको वो ट्रैप कर लेती, और उससे जो क्या होता कि टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता। हम्म। सर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सर जो उसका ओजोन का फॉर्मूला सर O3 होता ना, तो फिर वो जब O3 और सर वो कौन सी गैस होती सर, नेम याद नहीं आ रहा सर, उस जब वो सर उसके साथ रिएक्ट करेगी तो वो O2 बना लेगी, इसलिए सर वो जो O3 है वो ओजोन है सर वो डिप्लीट हो जाती है इसलिए। हाँ बताओ ऋषि, मुझे तुम का बताओ। सर मुझे कुछ कहना है सर। हाँ तो बोलो ना, कह रहे हो। सर CFC की वजह से होता है सर, हाँ अब तो होता बंद है, हो गया है। होता है क्लोरो होता है होता है, हम मना नहीं कर रहे। होता है, क्लोरो, ओके सर, इतना ही उसमें कहना सर। होता है और स्नो तो स्प्रे अब में। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए क्या होता है, जो जहां तक नमन ने बताया बिल्कुल एग्जैक्टली 100% करेक्ट है, ठीक है, कोई भी गलती नहीं है, वेरी गुड। दैट उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, ठीक है। जरा दे समझिए आप लोग, ये हमारा अर्थ है, ये अपना अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ के अंदर जो हमारा अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या है, ग्लो वो है, लेयर्स है। एटमॉस्फेयर जो होता है कई सारी लेयर्स में बटा होता है, पता है, तो कई सारे लेयर्स होती हैं इसके अंदर, जैसे कि एटम के अंदर ऑर्बिट होते हैं, इसके अंदर एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और वो कितने कितने किलोमीटर पे भी होता है, इसका एक डिटेल्ड वो होता है। अब ये जैसे है, ठीक है। अब इसमें एक, अच्छा लेयर्स पता है क्या किसको, एटमॉस्फेयर के लेयर्स आप लोगों को पता है कौन कौन सी होती है। ट्रोपोस्फियर, सर। जियोस्फियर, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ कौन बताएगा, मैं मतलब बताएं? सही सही बताना होगा एकदम, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मैं के साथ, बताऊं? हाँ कि सर, मतलब यस सबसे सर, नीचे, फिर उसके बाद, फिर यस उसके बाद, फिर यस उसके सर, बाद, फिर उसके हाँ बाद। सर। ट्रोपो, सर मीजो, सर रुक जाओ 1 मिनट, हाँ शेखर बताओ क्या कह रहे हो। ट्रोपो, मीजो, ट्रोपो, वो फिर सर ट्रोपोस्फियर। उसके बाद मेजो, हाँ, फिर नहीं सर, गलत कर दिया, ट्रोपो, गलत कर दिया, मीजो। गलत अरे कर दिया। रुक जाओ, बताने तो दो उसको, हाँ। सर ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो है। अरे रुक तो सर जाओ, ये सर खुद बोलता सर, उसको बोलने तो दो। बताओ भैया, हमने बोला क्या गलत सही, कुछ बताओ शेखर। ट्रोपो, मीजो, स्ट्रेटो, पता है, दूसरे का कॉन्फिडेंस ना गिराया करो। स्ट्रेटो, फिर थर्मो, थर्मो, और फिर फिर एक्सोस्फियर। एक्सो। अब बताओ क्या गलती है इसमें, चलो किसको गलती लग रही है बताइए जरा। सर मेरे हाँ को हाँ बताओ। ट्रोपो के ऊपर स्ट्रेटो आना चाहिए था, उसके ऊपर मीजो। अच्छा, और कोई है जो ये गलती मान रहा है, यस सर, मतलब ये आएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। यस यस सर। यस सर, ठीक है। शिखर, यस सर, चलो तो ये गलती ध्यान रखना, ये गलती। अब इसको TSMTE ऐसे करके कुछ शॉर्टकट करके तरीका बना लो याद करने का। अब ये बताओ मेरे को, 1 लाख पैसे का ये सवाल है, ठीक है। पैसे? ओके कैसे? सर, ओके सर, हम बिल्कुल ओके तैयार ओके हैं सर। सर। हाँ सर, हम सूट भी के तो तैयार पैसे तैयार। नहीं, रुपए बोलो। हैं। पैसे भी चलेंगे 1000। भाई, 1000 रुपए कम है क्या? हाँ सर, पूछिए सर। पैसे की बीच में सस्ता तुम सवाल बोले। के बीच में। चलो ठीक है, इधर देखो, इधर हमारा ये
अब ये है सन भाई साहब, ठीक है, कहीं दूर ऐसे चमक रहे हैं, ठीक। और इनके यहाँ से क्या निकल रही हैं? रेज। इनके यहाँ से सन की रे आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये जो सन रे आ रही है इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर अपने, अब होता क्या है कि इस सन रे के अंदर कई सारे ये रेडिएशन जो देता है ना, जो लाइट होता है, सनलाइट जो होता है, उस लाइट के अंदर कई सारे डिवीजन होते हैं लाइट के। जैसे अल्ट्रा वायलेट होता है, इंफ्रारेड होता है, आप लोग फिजिक्स में ये सारी चीजें पढ़ोगे। अल्ट्रा वायलेट का एक पार्ट होता है इसमें, अल्ट्रा यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा उस लाइट का हिस्सा होती हैं। अलग अलग वेव लेंथ की बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है पूरे लाइट को कई सारे हिस्सों में, अल्ट्रा वायलेट, गामा, इंफ्रारेड, विजिबल। लाइट का केवल एक हिस्सा होता है जो हम देख पाते हैं बेटा, वो होता है विजिबल पार्ट, बाकी हिस्से को हम देख भी नहीं पाते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लाइट आपको नहीं दिखती नहीं है वो होती नहीं है, होती है लाइट। अल्ट्रा वायलेट रेज दिखती नहीं है आपको, ठीक है। जब आप चश्मा लगाते हो जो यूवी आती है, जो आप वो देखते, क्या नाम है, अरे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जो चश्मा लगा के देखा जाता है, देखा है कभी? यप सर। हाँ, तो उस चश्मे से या ऐसे टेलीस्कोप से उस रेस को देखा जा सकता है। तो विजुअल पार्ट केवल हमको नेकेड आई से दिखता है, बाकी जो उसमें अल्ट्रा वायलेट है वो काफी हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए या अर्थ के लिए। तो वो उसके लाइट के अंदर है, उसको एक्चुअली आना नहीं चाहिए ग्लोब के अंदर, मतलब अर्थ के अंदर, उस अर्थ के अंदर उसको आना नहीं चाहिए, ठीक है। आएगा तो नुकसान करेगा। अब ये आ जाता है किसकी वजह से? अगर ये ओजोन लेयर बचाए ना, ये ओजोन जो लेयर, मान लो ये वाली लेयर ओजोन लेयर है, ठीक है, ये लेयर के अंदर अगर छेद में कर दूं तो क्या करेगा? वो आने देगा, उसको आने देता है। इसका काम है इस ओजोन लेयर का कि भैया उस पार्ट के लाइट को, लाइट के उस पार्ट को हम आने ना दें, और ये बचाता है ओजोन लेयर ने उससे, अल्ट्रावायलेट से, ठीक। अब क्या हुआ? बच गया, यहां तो बच गया, लेकिन इसी लाइट के पार्ट में, इसी लाइट में क्या होता है? इंफ्रारेड भी होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड, सुना है कभी? हाँ सर सुना है। अब ये अंदर आ गया, ये तो आ जाता है, ये अंदर आ गया। अब ये जब अंदर आ गया यहां से, और ये फिर टकरा के जाता है वापस, रेज जो है लाइट की वो फिर जाएंगी वापस ऐसे। अब ये जब जाना चाहती हैं, अब हम लोग के जो काम होते हैं उसमें कैसे ऐसे काम किए हम लोगों ने कि ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो गई हैं। जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत हानिकारक है। पहले हम लोग बहुत यूज करते थे। आपके घर के अंदर AC जो कह रहे हो बेटा सोम अग्रवाल, फ्रिज में भी होता था, फ्रिज में। अरे रुक तो जाओ, सोम कहाँ हो? यस सर। जो AC होता है उसमें जो कूलेंट यूज होता है, रेफ्रिजरेंट जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर? लेकिन आजकल R32 अरे रुक जाओ, रेफ्रिजरेंट यूज होता है, गैस जो डलती है उसके अंदर, ठीक है। वो पहले जो डलती थी उसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इसका नाम होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इसके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन का कंपाउंड होता था, ये रहता था। अब ये जो जाके क्या करता था? ट्रैप कर लेता था, और ये रिएक्ट करता था ओजोन लेयर के बीच में, क्या करता था? छेद पैदा करता था, वो डिप्लेशन करता था उसका। और इसकी तरह, और ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस, उन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये इसके अलावा वाटर वेपर भी होता है, CO2, मीथेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट CO2, ठीक है, मीथेन, CH4, CFC, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? उस इंफ्रारेड जो लाइट है, जो भी इंफ्रारेड था पार्ट, उसको ट्रैप कर लेते हैं, उनको रोक लेते हैं। अब वो उनकी ट्रैप होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, एक तो वो रीजन है। और ये जो
तो ये CFC और ये जब जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो जो ओजोन है उसके पास, ओजोन के साथ रिएक्ट करके O2 में कन्वर्ट करवा देते हैं, तो ये भी नुकसान करता है। तो ये दोनों मिलके ऐसा काम करते हैं कि उस ओजोन लेयर के बीच में छेद होने लगता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिप्लेशन। और वो अल्ट्रावायलेट अब आ सकती है। अल्ट्रावायलेट का वो हिस्सा, मतलब लाइट का वो हिस्सा जो अल्ट्रावायलेट था वो पहले नहीं आ पा रहा था, अब आएगा। अब उसकी वजह से और भी टेम्परेचर राइज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये उसका वजह से। बात समझ में आई? हाँ ऋषि पूछो क्या कह रहे हो। सर ये O3 जो है ओजोन लेयर है, घट रहा है बराबर, डिप्लीशन हो रहा है इसका, अभी भी हो रहा है। कब खत्म हो पाएगा, यही पूछना चाहते हो पूरा? नहीं सर, हम ये पूछना चाहते हैं सर, क्या हम O3 नहीं बना सकते हैं सर? O3 हाँ बना सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं बना रहे हैं? बनता है लेकिन उतना स्पीडी नहीं, मतलब जितना बनना चाहिए उस तरीके से नहीं बनता है, और वो लेयर नहीं बन पाएगी ना, वो ले जाके लगा पाएंगे थोड़ी नहीं। अब ये होता है, ये हो सकता है कि ओजोन का प्रोडक्शन हम ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन ओजोन भी अपने आप में हार्मफुल है। हर एक कंपाउंड का देखो, ग्रीन हाउस का कुछ फायदे भी हैं तो कुछ, अरे कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, ऐसा नहीं है केवल नुकसान करता है, ठीक है। तो कुछ फायदे बता दीजिए। फायदे क्या हो, जैसे फायदे ये हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, कौन बताएगा मेरे को? नमन पटेल बता सकते हैं क्या? मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर वो जो सनलाइट ट्रैप करते हैं उसकी वजह से अर्थ वार्म रहता है, वरना फिर रात के समय अर्थ का वो जो बैक वाला एरिया है जिसमें सनलाइट नहीं आएगी वो पूरा बर्फ से ढक जाएगा। अच्छा। और वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी फिर। अच्छा, और कोई? नहीं सर, बस यही वाला एग्जांपल मुझे ही पता था सर। अच्छा, और कोई? अरे क्या नाम है, सोम अग्रवाल, आप कुछ नहीं बोलोगे? नहीं सर। ठीक है, समझ में आया आपको सार्थक? यप सर सर। आवाज साफ सुनाई नहीं दी। हैं? आवाज साफ सुनाई नहीं दी। अरे ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है या जो गैसेस हैं, टेम्परेचर की बॉडी, जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में काम करते हैं, ठीक है, कि ताकि हमारा सर्वाइवल सही से हो पाए। पता चला कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रही तो इतना ठंडा हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा, उस तरीके से भी सर्वाइवल दिक्कत होने लगेगा। समझ में आया? जी सर। सभी एनिमल प्लांट्स को एक बैलेंस होने के लिए सब चीजों का प्रोडक्शन जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में। अब एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है, इस वजह से डिप्लेशन हो रहा है, उस वजह से क्या, अब इसीलिए सरकार, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई थी कि भाई साहब जो भी रेफ्रिजरेंट होगा उस रेफ्रिजरेंट में CFC नहीं यूज करना है तुम्हें किसी हालत में। क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपाउंड ही बंद हो गए यूज होना। पहले आप लोग देखते होंगे रेफ्रिजरेंट R12 के नाम से डलते थे, R22 के नाम से आप डलते थे। सर R32 के नाम से। हाँ, अब जलता है R134। सर हाँ अगर कोई सा पहले जमाने के फ्रीजर यूज करता हो वो? हाँ, तो वो सहयोग कर रहा है ना उसमें। सहयोग। हाँ ऋषि बताओ क्या कह रहे हैं? सर आप तो न्यूज देखते हैं सर बहुत, हाँ बताओ ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभी रिसेंट, मतलब रिसेंट नहीं, 4-5 या 6-7 महीने पहले की बात है कि एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर बहुत बड़ा छेद हो गया है सर, हाँ हो गया है। जिससे बर्फ पिघल रही है। क्या सही बात है सर ये? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो क्या छेद मूव, मतलब सर मूव करता है बराबर कि वो स्थिर रहता है? एटमॉस्फेयर वो वहीं के पास है, वो छेद मूव कैसे करेगा, वो छेद बड़ा होता जाएगा, ये हो सकता है। हाँ नमन क्या पूछ रहे हो? सर आपने सर शुरू में बोला कि सर वाटर वेपर भी सर ग्रीन हाउस गैस हाँ सर, लेकिन सर वाटर वेपर का सर वो तो वाटर ही हुआ ना सर, वो कैसे सर ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस गैस है, वो भी वाटर का वेपर के फॉर्म में ग्रीन हाउस गैसेस होता है, उसका भी इफेक्ट होता है, ये भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। जी ठीक है। चलो तो ये वाला बोर्ड लिख लिया सबने? यस सर। एक सेकंड सर, भेज देंगे। यप सर। ओके सर। तो कहाँ गया हमारा? तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर, ये सब बहुत काम आएगी आगे बेटा आप लोगों को। ये हर एक कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है कि क्या होता है ओजोन लेयर, क्या होता है, कैसे डिप्लेशन, कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेस अच्छी, मतलब कि इंपॉर्टेंट वाली।
तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स, ठीक। अब ये हमारा, अब ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग समझना काफी जरूरी बात है। क्या मीनिंग होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बताएं सर। हाँ बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है सर, जितने भी अभी रिसोर्सेज है प्रेजेंट में वो जियो, मतलब फ्यूचर की टेंशन मत करो। सर उल्टा सर ये मतलब क्या है? Sir, present pace of development should not compromise with the needs of future generations. सर तभी इसके लिए सर रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। मतलब तुम उल्टा बोल गए ना भाई साहब। हाँ सर, वही तो सर मैं सोचूं। तुम कह रहे हो फ्यूचर की टेंशन मत लो, अभी मौज करो। है भाई साहब, फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमको क्या हिसाब किताब है, कितना हम लोग ये रिसाइकल हो पाते हैं रिसोर्स, या कितना रीजनरेट हो पाते हैं, या कैसे है, वो सब स्टडी करके फिर एक क्या होता है, एक प्लान बनता है, उस प्लान के ऊपर स्ट्रेटेजी बनती है, उसके ऊपर गोल्स बनते हैं। एमडीजी का नाम सुना है आप लोगों ने? पहली बार सुना है सर अभी आपके सामने। मैंने सुना है सर, मैंने सुना है सर। क्या होता है? आप बताइए सर। क्या कर रहे हो आप, बताइए सर, क्या सुना है, बताओ ना, बताओ, मजाक तुम्हारा चलता है हर 2 दिन से। नहीं सर, अरे पता है, लेकिन सर पहले आप तो बताइए। हम क्या बताएं, तुम्हें पता है, बताओ ना। अच्छी बात है, पता है तो पता होना चाहिए, बताओ जल्दी क्या होता है ये एमडीजी। आर्ट के सर 2 शब्द तो पता है सर, डेवलपमेंट गोल्स, पहले का नहीं पता। तो आधा तो बता ही दिए तुम। होता है मिलेनियम। हाँ डेवलपमेंट गोल्स, ये सर। हाँ सर पता चल गया सर, यूनाइटेड हाँ नेशन सर। हाँ सर आइए सर। यूनाइटेड नेशन ने गोल बनाए हैं। हाँ सर 2015 में, वो 2015 में बनाया। हाँ तो वो गोल बनाए हैं स्ट्रेटेजी क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लेके। हाँ नमन बोलो, क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं सर, सर वो पहले कई सर हैंड रेज है सर, ठीक बताना भूल गया। तो एमडीजी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, वो बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन में बैठ के बनाया गया था, और हर साल इसकी मीटिंग होती है, ठीक है, हर साल इसके ऊपर और 191 मेंबर ज्वाइन करते हैं हर साल मीटिंग। अब हर साल इस मीटिंग को क्या हो जाता है, इसको कराया जाता है, इसमें प्लानिंग के ऊपर काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अब हर एक चीज को लेके, केवल क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं है इसमें डेवलपमेंट गोल, ये मिलेनियम डेवलपमेंट। मिलेनियम का मतलब पता है ना? मिलेनियम का मतलब क्या है पता है? सदी, हिंदी में सदी कहते हैं। सेंचुरी सर। मतलब नहीं सर, ये 1000 साल मतलब 1000 साल, हाँ। तो इसको हम लोग बहुत आगे की प्लानिंग करनी है, इसको इस हिसाब से हम लोग बैठ के गोल बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इक्वालिटी भी उसमें डाला, कई सारे पॉइंट्स डाले गए हैं, लगभग 20 पॉइंट्स हैं उसमें, ठीक है। तो उन सारे पॉइंट्स, एक जरूरी नहीं है क्लाइमेट को लेके, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर बात की जाती है, उसके ऊपर प्लानिंग बनाई जाती है। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग अपना अपना रिसर्च और प्रोजेक्ट और प्लानिंग सबमिट करते हैं, फिर उसको चेक किया जाता है। हर एक देश का नियम कानून है। अब जैसे पेड़ लगाने की बात करते हो, जो पेड़ लगाने की बात है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में डाला गया है। अगर इंडिया फॉल करता है इसमें, मतलब कि फेल होता है कि नहीं, वो डेवलपमेंट गोल के ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो फिर दिक्कत होगी उसको इंटरनेशनल, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जहां पे वहां पे बैठेगा। तो ये सब समस्याएं होती है, इसलिए इनके ऊपर बैठ के बात होती है सस्टेनेबल। हाँ एक सर डाउट है सर। हाँ बोलो ना। जैसे कि मैंने कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि सर प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की टेंशन मत करो। लेकिन सर इसकी डेफिनेशन सर कुछ इस प्रकार की होती है, प्रेजेंट पीस ऑफ डेवलपमेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। रुक तो जाओ। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच डज नॉट डैमेज, क्या जरा पढ़ो ना। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट which does not damage the environment and at the same time takes care of the needs for the future generation is called sustainable development. इससे अच्छी डेफिनेशन कुछ हो सकती है क्या, बताओ जरा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर।
आप सबसे बढ़िया सर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक। ये नहीं कह रहा है कि आप अपना यूज मत करो, करो, लेकिन तुम तो नरक मचा के रखे हो, हैं? तुम उसको हिसाब से यूज करो। अब ये भी सोचो कि तुम्हारे बाद भी तुम्हारी जनरेशन आनी है, नहीं आनी है? तुम्हारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, वो उनके बच्चे होंगे, वो आएंगे, वो कहाँ ऑक्सीजन लेंगे, वो कहाँ जिएंगे? मतलब उनकी कोई टेंशन ही नहीं तुम्हें, हैं? तो वो ही बोल रहा है सस्टेनेबल मतलब सस्टेन कर पाए, टिक पाए आदमी, जनरेशन रुक पाए, जी पाए। जैसे तुम, अगर जितना अधिकार तुम्हारा है जीने का, उतना ही अधिकार जो तुम्हारे बाद आएगा उसका भी है कि नहीं है? यस सर। यप सर। तो इसीलिए क्या है कि ये बोला जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है शिखर? यस सर। तो ये चीज आप लोग, इसको आप लोग ध्यान से समझ लें, ठीक है? कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट, आप डेवलपमेंट करो लेकिन ऐसा मत करो कि डैमेज करे एनवायरमेंट को, एंड एट द सेम टाइम it must also be take care of the needs for the future generations is called sustainable development। ठीक है भाई, चलिए, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब कि क्वेश्चन की व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? ओके सर। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्स की क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग, कि किस तरीके से किया जाए। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या कैसे की जाती है जरा देखिए सर, बताएं। अरे देखो, अब सामने तो लिखा है रिसोर्सेस प्लानिंग इज अ टेक्निक और द स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। ये क्या स्किल है या एक टेक्निक है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या है यूज करें। ऐसा नहीं है यूज करना, रख दे, हम स्टॉक बना के रखते जाए, ऐसे थोड़ी है। खुद भी तो यूज करना है, खुद भी तो सरवाइव करना है, तो खुद भी यूज कर पाए और आगे भी काम हो पाए। तो स्टेजेस होते हैं कुछ रिसोर्स प्लानिंग के, ये इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहला स्टेज क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग और रिसोर्सेस ऑफ रिसोर्सेस। क्या करेंगे हम लोग? आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेस हैं और उसे लिस्ट आउट करेंगे। ठीक, लिस्ट बना लिया कि ये रिसोर्सेस है। सर्वेइंग मैपिंग एंड द मेजरमेंट of the qualities and the quantities of the resources are the important activities undertaken in this at this stage। आइडेंटिफिकेशन और लिस्टिंग के अंदर ये भी काम किया जाता है। आइडेंटिफाई कैसे करके करेंगे? सर्वे करेंगे, हम सर्वे करवाएंगे। सर्वे मतलब पता होता है सभी लोगों को, सर्वे करवाया जाएगा। मैपिंग करवाई जाएगी कि मैप के ऊपर देखा जाएगा कहाँ है, कैसे। फिर मेजरमेंट उसका किया जाएगा, क्वांटिटी और क्वालिटी की, कि कैसे मतलब रिसोर्स जो भी है अवेलेबल वो क्वांटिटी में कैसा है और क्वालिटी में भी कैसा है। ठीक है, ये पता चला कि क्वांटिटी में है, अच्छा। अब जैसे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो कोयला पाया जाता है, वो क्वालिटी इतनी खराब है उसकी कि उसमें से 50% ऐश निकल जाता है, काम का 50% है केवल। बात समझ में आ रही है? 50% राख निकल जाती है उसमें। तो सोचो, और ऑस्ट्रेलिया में जो कोयला पाया जाता है उसमें 90% यूज कर सकते हो, 10% राख निकलती है। तो यही रिसोर्स का मतलब है क्वालिटी के हिसाब से। क्वांटिटी कितनी भी बनी रहे तुम्हारी, क्वालिटी अगर खराब है तो दिक्कत है, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी भी तो मायने रखता है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्स आर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन इन एट दिस स्टेज। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि भैया व्हाट इज डन अंडर द आइडेंटिफिकेशन एंड द लिस्टिंग ऑफ द रिसोर्सेस। ये पूछ सकता है आपसे कि क्या किया जाता है मतलब इस वाले स्टेज में। तो इस स्टेज में क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है, मैपिंग की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी कैसा है उस रिसोर्स का। ठीक है, इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है, यस सर। शिखर गुप्ता, Yes, sir. सोम। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब अगला है दूसरा स्टेज इसका, सेकेंड स्टेज। सेकेंड, जागे रहो ना, सो रहे हो क्या तुम लोग? सेकेंड स्टेज है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉइटेशन।
उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको यूज करने के लिए किस तरीके से हम डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द यूज सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। कैसे उस रिसोर्स को हम लोग यूज करें, किस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट का मतलब उसको हम लोग एक प्रोडक्ट में चेंज करें या उसको यूटिलाइज करें। तो उसकी एक प्लानिंग, उसके रिगार्डिंग जो भी रिसोर्स चाहिए हमको या जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, उसको सेटअप करते हैं हम लोग, उसको सेटअप करते हैं हम लोग। ठीक है। मैच रिसोर्स डेवलपमेंट विथ द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो भी रिसोर्स किया है आपने डेवलप, जो भी डेवलपमेंट आपका चल रहा है, ठीक है, जो भी प्लानिंग चल रही है उसको अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ भी क्या करिए, मैचअप करिए भाई। उसके साथ भी मैच होना चाहिए। जो हमारे देश के लिए प्लान बनता है नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, वो भी बनता है तो उसके साथ भी मैच होना चाहिए उसको। ये वाला स्लाइड सबको क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बेशक सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मेरे को बी वाला थोड़ा क्लियर नहीं है सर। बी वाला क्या कह रहा है? प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जो रिसोर्स तुम्हें मिला, पहले स्टेप में तुम्हें मिल गया, आइडेंटिफाई कर लिया, खोज लिया, क्या कर लिया है, मतलब यूजेबल है, क्या है, कैसा है, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, सब कुछ देख लिया। अब उसको यूज करना है ना भाई, उसको एक्सप्लॉइट करना है, उसको यूज मतलब यूटिलाइज करने लायक बनाना है, टेक्नोलॉजी का हेल्प। अब जैसा है वैसे ही थोड़ी यूज कर पाओगे, नहीं समझे? उसको निकालना है, उसको एक्सेसिबल मतलब उसको यूज करने लायक बनाना है, उसको एक्सप्लॉइटेशन कह रहा है ये, उसको यूटिलाइज करने लायक बना पाए। थैंक यू सर। तो आगे बढ़े। इंपॉर्टेंस क्या है रिसोर्स प्लानिंग का? सर बताएं। पढ़ो ना, सामने तो लिखा है, पढ़ो, ध्यान से मैं पढ़ो, पढ़ूं सर? अपने मन में पढ़ो सभी लोग। मैं अच्छा सर। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? ठीक है, देखो कहानी जाहिर सी बात है आप लोग बनाते हैं सब लिखने के लिए, लेकिन बेटा पॉइंट्स जरूर याद रखें। पॉइंट्स याद रखना, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएसटी में, मतलब कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर पॉइंट्स में आंसर दो। तो अभी भी पैराग्राफ बनाने या पैराग्राफ लिखने के चक्कर में ना पड़ो। अब पॉइंट्स में ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, एक पॉइंट में अलग चीज है, दूसरे पॉइंट में दूसरा, तो इससे ये भी पता चलता है कि तुम्हें पता कितना है। अब तुम पैराग्राफ में बेवकूफ बनाए गोल गोल घुमाते जा रहे हो, उसी में घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हो। ठीक है, जो आदत होती है बच्चों की, करते हम देखे हैं कॉपी, पैराग्राफ में एक शुरू से लास्ट तक 20 लाइन लिख दी, लेकिन पहली और आखिरी लाइन में कोई अंतर ही नहीं है, ये कुल मिला के एक ही बात करना चाहता था वो बस। तो इस तरीके से आप आंसर ना दिया करें, कोशिश करें कि पैराग्राफ में ना देके आप पॉइंट्स में दें, तो पॉइंट ज्यादा अच्छा रहता है, इजीली अपना याद भी रहते हैं वो, फिर उसको इजीली आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और इजीली टीचर पढ़ भी लेता है, और इजीली वो उतनी आसानी से नंबर भी दे देगा आपको। तो हर चीज इजी है तो क्यों नहीं इसी को करें। चलिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, पहला है, इट इज some regions in India are rich in certain resources and poor in some other। अब भैया आप इंडिया की बात कर रहा है, तो इंडिया में कुछ जगह ऐसी है जहां पर रिसोर्स बहुत ज्यादा है, उतना भाई यूज ही नहीं हो रहा है, चाहे यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक। और कुछ जगह पे कुछ है ही नहीं, जैसे राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्स बट इज रिच इन द सोलर एंड विंड एनर्जी। तो क्या करना चाहिए, वहां पे सोलर और विंड के ऊपर काम होना चाहिए। राजस्थान में सोलर और विंड के ऊपर काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वाटर रिसोर्स नहीं है, पता चला कि वहां पे अलग ही काम चल रहा है वाटर के लिए। दूसरा है, सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट व्हाइल द अदर आर वेरी पुअर इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। कुछ है कि जो अपना पूर्ति कर लेते हैं, सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपने स्टेट क्या या अपने जगह का, उस रीजन का, उस जगह का काम हो जाता है। कुछ है कि नहीं हो पाता है, जैसे मध्य प्रदेश इज वेरी रिच इन मेनी रिसोर्सेज, कई सारे रिसोर्सेज में मध्य प्रदेश काफी
रिच है, बट लद्दाख इज पुअर इन रिसोर्सेज। लद्दाख के यहाँ कोई भी रिसोर्स बड़ी मुश्किल से पाया जाता है, बहुत कम, तो वहां के लोगों को दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए एक प्लानिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कैसे हम अपने देश के रिसोर्स को हर जगह पे यूज कर पाए। अब जरूरी नहीं है ना कि एमपी में जो आदमी है उसी का अधिकार है कि वहां का रिसोर्स का यूज कर पाए, ऐसा तो नहीं है ना कि एमपी में रहता है तो उसके यहाँ रिसोर्स है तो वही यूज करेगा, ऐसा तो नहीं है भाई। इंडिया का कोई भी आदमी कर सकता है इसको। अब उससे होता भी है, कोई भी बंदा किसी भी अब नेशनल अगर रिसोर्स है, हमने जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या कहते हैं ओनरशिप देखा था, तो उसमें नेशनल रिसोर्स अगर है तो कोई भी यूज कर सकता है, वो पब्लिक का होता है। ठीक है, अब जैसे रोड है, हाईवे है, हाईवे पब्लिक का होता है, ऐसा थोड़ी कह सकते जहां से आप जाके खड़े हो गए हाँ हाईवे, दिल्ली वाले हाईवे पे कि हाँ भैया ये हमारे झांसी से जा रहा है, यहाँ से तुमको नहीं जा सकते, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर, ऐसा कौन करेगा? वो तो रिसोर्स सबके लिए है। अब तुम थोड़ी जाके रोक लोगे लोगों को क्या भाई कैसे क्या कर रहे हैं तुम, हमारे स्टेट का है ये, तो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि रिसोर्सेस कुछ हर रिसोर्सेस को ओनरशिप की बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, अब वो हो सकता है कि आपके घर में लोग गाड़ी घुसाए तो मना कर दो। सर सर हाँ सर स्टेट में सर हम लोग नहीं, लेकिन सर गवर्नमेंट तो रोक सकती ना। हाँ गवर्नमेंट, ये अब उसके ऊपर भी रीजन होता है, ऐसा नहीं कि आप, अब जैसे कोविड था, यस ठीक है, कोविड के अंदर स्टेट बाउंड्रीज को कवर कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होते हैं, इसके अंदर में बहुत पावर होते हैं स्टेट के पास और रीजनल एरिया के पास भी कि आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी प्रॉपर्टी में अगर कोई घुसता है तो मना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। अब पता चला कि 4 रोटी खानी थी, 8 रोटी ले लिए, तो वेस्ट तो कर रहे हैं, तो प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं कि हाँ भैया घर में कितनी रोटी बनी है। आप लोगों के घर में ऐसा होता होगा कि हाँ भैया आज कौन कौन कितना खाएगा उसके हिसाब से बनता है, कि बिना पूछे बन जाता है कि अरे चलो टोटल 5 लोग हैं, 5 पे 5 पकड़ो तो 25 रोटी बना लो, ऐसा होता है? कैसा होता है? सर ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है मतलब पूछा जाता है कि नहीं? नहीं मतलब ऐसा होता है सर, एक एवरेज, अब जैसे मम्मी लोग को पता रहता है कि कितना कितना कौन खाता है, मतलब उनका प्लानिंग रहता है ना। नहीं तो किसी हाँ दिन अगर तुम्हें मन, रोटी प्लानिंग कहते हैं। नहीं तो किसी दिन तुम्हारा मन हुआ कि आज रोटी अच्छी, प्लानिंग। नहीं आज तुम्हें अगर मन हुआ किसी दिन कि हाँ अच्छी सब्जी बनी है, तुमने सोचा कि अरे यार आज तो हम लपेट के खाएंगे, 4 की बजाय 8, 4 की बजाय अगर 8 खा लिए तो क्या होगा? तो सर उसका ऐसा प्लान रहता है कि आज कैसी है सर, टेस्ट के हिसाब से मम्मी लोग को पता रहता है। मैं बताऊं सर, हाँ अगर जैसे कभी खत्म हो जाता है और ज्यादा खा लेते हैं और ज्यादा भूख लगती है तो ज्यादा खा लेते हैं, तो कुछ और बना लेते हैं। हाँ कुछ और आप जैसे खा सकते हैं, कुछ भी छोटा आइटम खा सकते हैं अपनी भूख पूरी करने के लिए, कोई जरूरी थोड़ा ना सर कि रोटी खाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया मतलब बच गया तो मतलब तुम्हारे नखरे उठ रहे हैं कि अरे आज नहीं मन कर रहा है, आज नहीं खाएंगे हम, आज हम ऐसे तो ही सर डाइट। दो सपाटे में राइट हो जाती हैं सर ऐसे, मम्मी पापा बहुत मारते हैं सर, तब सही है, इसलिए जो बनता है वही खाना पड़ता तब सही है। चलो भाई ठीक है, सोम अग्रवाल ठीक है। तो यस सर। क्या हो गया, तुम याद आ गई क्या? अरे नहीं सर आपकी बातें लिख रहे हैं। हैं? मतलब सपाटे पड़े होंगे उसकी याद आ गई होगी, क्या पता। अरे नहीं सर। चलो ठीक सर है, अपनी रिकॉर्डिंग में कैसी कैसी बातें आ जाती हैं सर। चलो ठीक है। तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन कैन बी, इससे प्लानिंग से क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस और क्या है, एक तो अवॉइड कर सकते हैं हम रिसोर्सेज का क्या, वेस्टेज, वेस्टेज हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है एनवायरमेंट पॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करवा सकते हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तीसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, भाई साहब का जरूरत से ज्यादा यूज करना भी तो हानिकारक है, जरूरत से अगर ज्यादा तो वो भी हम लोग प्लानिंग के साथ उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखे गए हैं बेटा, इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप लोग के दिमाग में बने रहें
तो क्लास के बाहर जाने के बाद कम से कम दो, इसमें से 2-4 तो एटलीस्ट कम से कम 5 में से 2-3 तो दिमाग में बन रहने चाहिए, तभी इस क्लास का फायदा है। ठीक है, तो कम से कम 2-4 पॉइंट तो दिमाग में आपके रहने चाहिए, 5 के 5 ना रहे लेकिन फिर भी 4 तो रहें। तो ओवर एक्सप्लॉइटेड, हाँ ऋषि बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर सर जैसे ये 5 पॉइंट आपने बताया तो यही 5 पॉइंट लिखाएंगे सर एग्जाम में, अगर ज्यादा नंबर का है तो क्या करें फिर सर, इसी को डिफाइन कर दें? अरे भाई साहब, इसी में 2-2 लाइन बढ़ा दो। होशियार ओके टीचर, सर। अगर टीचर होशियार होगा मतलब सही है, मतलब कि हाँ वो आंसर ही चाहता है तो इतने में ही पूरे पूरे नंबर हमारे जैसे आदमी तो दे देगा, क्योंकि हमको पता चल गया कि अब तुम जानते हो, अब बाकी तुम बेवकूफ तो पैराग्राफ बना ही दोगे हमको। ठीक है, ओके सर। तो ये है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, रिसोर्स रिड्यूस किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, वाटर के जो वेस्टेज होता है उसको बचाया जा सकता है। और प्लानिंग के साथ हम लोग जहाँ पे कमी है वहां पे पूरी कर सकते हैं, और जहाँ पे एक्सेस है वहां पे हम कहीं वहां से ले जाके कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नमन ठीक पटेल है लोग, सर। नमन यस पटेल, सर। ठीक है। हाँ सर। सोम, ठीक है, यस सर। चलो। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या करें, छोड़ दें? सर बताएं। छोड़ देना है क्या? क्लास है फिर 5 मिनट का रेस्ट चाहिए आप लोगों को? ठीक है सर, छोड़ दीजिए।